तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेबर सेस के बारे में। और सिविल इंजीनियर के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स इंजीनियर हैं, बिलिंग इंजीनियर हैं और कॉस्टिंग इंजीनियर हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो सिविल इंजीनियर को हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन में जो लेबर के लिए जो हमारे दो एक्ट मेन हैं, तो इनका पता होना बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। अब इस वीडियो को मैंने क्या किया है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि लेबर सेस होता क्या है और ये कंस्ट्रक्शन की किस कॉस्ट पर लगता है और कितना परसेंटेज होता है। दूसरी चीज समझेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, यानी कि लेबर सेस का डायरेक्ट कनेक्शन है आपका BOCW एक्ट से। और BOCW में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर आपकी साइट पर काम करता है तो उसको जो लेबर लाइसेंस मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट के अंदर मिलता है। उनकी कॉपी कैसी है मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद में बात करेंगे कि ये जो लेबर सेस की कॉस्ट है एक्चुअल में बियर कौन करता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बिलिंग में देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर के बिल से 1% जो है लेबर सेस डिडक्ट कर लिया जाता है। और वहीं प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे जो कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग होती है तो किन्हीं केसेस में लेबर सेस का 1% कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देते हैं बिल के साथ कि वो लेबर सेस के डिपार्टमेंट में उसको जमा करा दे। या फिर किन्हीं प्राइवेट सेक्टर में लेबर सेस आपको देखने को ही नहीं मिलता है, जिसके लिए बहुत सारी कंफ्यूजन है। यानी कि जो क्लैरिटी चाहिए लेबर सेस को लेके तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। और सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेबर सेस में अगर किसी भी लेबर का आपकी जो साइट पर लेबर काम कर रही है उसका BOCW एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको बेनिफिट क्या क्या होंगे, क्योंकि बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि बहुत सारी साइटों पर इसको लेकर अवेयरनेस नहीं है, जिसको लेकर बहुत सारे साइट इंजीनियर्स को या जो सिविल इंजीनियर्स को तो उनको पता ही नहीं लगता है। तो वीडियो आज की थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन क्लैरिटी पूरी होगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि लेबर सेस किसके ऊपर यानी कि कौन सी कॉस्ट के ऊपर लगता है। ये सवाल ज़्यादातर बिलिंग इंजीनियर से, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर से आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो इसका आपको सीधा सा जवाब देना होता है 1% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यानी कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जितना भी खर्चा हुआ है तो उसका 1% आपको लेबर सेस के थ्रू इस वेलफेयर एसोसिएशन में जमा कराना होता है। अब इसमें एक्सक्लूजन कौन कौन सी रहेंगी। सबसे पहले एक्सक्लूजन होती है एक्सक्लूडिंग लैंड कॉस्ट, यानी कि जो लैंड की जो कॉस्ट है तो उसके ऊपर कोई भी लेबर सेस नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट होता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के थ्रू आपकी साइट पर कोई मिसहैपनिंग हुई है, किसी की डेथ हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें अगर किसी भी लेबर को कोई भी कंपनसेशन अगर पे किया गया है तो वो इस कॉस्ट से, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट से एक्सक्लूड होता है। अब बात आती है कि 1% टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है। ये भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आपके आर्किटेक्ट की फीस, कंसल्टेंट की फीस, सिविल एंड स्ट्रक्चर का वर्क, फिनिशिंग का वर्क, एलिवेटर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, लिफ्ट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यानी कि ओवरऑल उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ है तो उसके ऊपर आपको 1% लेबर सेस देना है। ठीक है। अब बात आती है कि इस 1% को बियर कौन करता है। कॉन्ट्रैक्टर बियर करता है या क्लाइंट बियर करता है, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में कौन बियर करता है। इसको मैं थोड़ा एक ग्राफ बना देता हूं प्राइवेट और गवर्नमेंट का, फिर मैं आपको बताता हूं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि लेबर सेस की जो कॉस्ट है वो एक्चुअल में बियर कौन करता है। और इसके मार्केट में आपको 3 केस देखने को मिलेंगे। तीनों केस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आपकी 2 कंडीशन है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए। पहला केस है डायरेक्टली पेड बाय डेवलपर, यानी कि यहाँ पर जो ओनर है जो प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है तो जब उसने BOCW एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया तो उसने क्या किया, कुछ एडवांस पेमेंट कर दी। उसके बाद में जैसे जैसे आगे काम चलेगा तो वो डायरेक्टली इस डिपार्टमेंट को जमा कराएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 1% पेड टू कॉन्ट्रैक्टर अलोंग विथ बिल।
दूसरे केस में डेवलपर क्या चाह रहा है कि हमें ज़्यादा कॉस्ट को ट्रैक वगैरह ना करना पड़े, तो जितने भी वर्क ऑर्डर्स वो अवार्ड करेगा कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो उनमें क्या करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यानी कितने का कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया प्लस जीएसटी प्लस लेबर सेस, वो उसी ऑर्डर में ही इस चीज़ को क्लियर कर देगा। तो जब कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनेगा तो कॉन्ट्रैक्टर के बिल के साथ में ही 1% लेबर सेस पे कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर इस डेवलपर के बिहाफ पे यानी कि इस प्रोजेक्ट के बिहाफ पे बीओसीडब्ल्यू एक्ट में लेबर सेस का पैसा जमा करा देगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जो लेबर सेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, वो डेवलपर की है, यानी कि वो प्रॉपर्टी के ओनर की है। अब दूसरा केस आ जाते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के केस में। यहाँ लिखा हुआ डिडक्शन 1% फ्रॉम ईच आरएबल, यानी कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में क्या होगा कि उसकी क्लॉज में लिखा होता है कि लेबर सेस का जो भी पैसा है वो कॉन्ट्रैक्टर के जो रेट होंगे यानी कि जो उसका बिल होगा तो उससे आपका 1% का डिडक्शन होगा। तो वहाँ पर 1% की डिडक्शन होती है। अब अल्टीमेटली आप दूसरे एंगल से इसको सोचो तो इसको भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट जो भी बॉडी है ओनर है तो वही इसको बियर कर रहा है। कैसे? अब देखिए कोई भी टेंडर में आप पार्टिसिपेट करते हो तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने कोट यानी कि रेट सबमिट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर भरने से पहले यानी कि रेट कोट करने से पहले उसने देखा कि लेबर सेस का 1% हमारा डिडक्शन होगा, तो यानी कि जो भी वो रेट बीओक्यू में भरेगा तो उसमें 1% की एडिशनल लोडिंग लेके चलेगा कि हमें लेबर सेस का पैसा भी कटना है, तो 1% की एडिशनल लोडिंग कर लेता है वो रेट में और फिर वही पैसा इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू ही कटता है और उसी के बिहाफ पे ये बीओसीडब्ल्यू एक्ट में जमा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन द सेंस इसकी जो लायबिलिटी है वो आपकी डेवलपर की यहाँ पर इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की है, बस देखने का नजरिया एक अलग है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे चलती है, लेबर लाइसेंस कहाँ मिलता है, किसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे बीओसीडब्ल्यू एक्ट का कहना है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होगा तो कम से कम 1 महीने पहले डेवलपर को इंटीमेशन देनी है डिपार्टमेंट को यानी कि लेबर डिपार्टमेंट को कि हमारा ऐसे ऐसे काम एक स्टार्ट होना है। तो उसमें क्या होगा, डेवलपर सबसे पहले क्या करेगा, वो प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराएगा बीओसीडब्ल्यू एक्ट के अंदर। जब वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वो कुछ डिटेल देगा, कौन से किसकी डिटेल देगा कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर आपके जो हैं वो काम करने आएंगे। सपोज मान लेता हूँ एक कॉन्ट्रैक्टर है ए, कोई ए नाम की फर्म है। अब ए नाम की फर्म के लिए मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, मान लेता हूँ ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो उस केस में वो डिटेल मांगेगा कि कुछ इस टाइप से मान लीजिए प्रोजेक्ट जाता है। मान लीजिए हमारी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो हमारी कम लेबर होती है, मान लीजिए यहाँ 50 लेबर हुई, फिर हमारी और काम बढ़ा तो 100 लेबर हुई, फिर 200 लेबर हुई। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम हमारी 300 लेबर है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मैक्सिमम 300 लेबर किसी भी एक दिन में, यानी ये बात हो रही है किसी एक दिन के लिए इतनी लेबर हमारी वहाँ पर काम कर सकती है। तो ये डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उस कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पर देनी होती है। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया जाता है फॉर्म 5। एक फॉर्म होता है, उसका मैं डिटेल बताऊँगा अभी आपको एक्सेल की सीट में। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टर को फॉर्म 5 मिल जाएगा तो यही फॉर्म ये लेके जाएगा किसके लिए, लेबर लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। किसके अंडर में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबुलेशन एक्ट के थ्रू, क्योंकि लेबर लाइसेंस आपका इसी में मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर जब ये सारी डिटेल यानी कि प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की डिटेल क्लाइंट के थ्रू फॉर्म 5 लेके जाएगा तो इसी फॉर्म के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्टर को ये लेबर लाइसेंस इशू किया जाता है और लेबर लाइसेंस इशू होने के बाद में आपका काम साइट पे स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर था, मान लेता हूँ कोई और आ जाता है, जैसे प्लम्बिंग का आ जाता है बी, और मान लीजिए कोई और इलेक्ट्रिकल का आ जाता है, और भी वेंडर्स जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक फॉर्म होता है, तो उसको आपको क्या बार बार उसका रिवाइज कराना पड़ेगा, यानी कि रिन्यूअल होता रहता है। तो यानी कि अभी मान लीजिए 300 लेबर के लिए हमने पहला एप्लीकेशन दिया, उसकी फीस भरी, बाद में वो लेबर हो जाती है हमारी 600। तो 600 में मैं मान लेता हूँ 300 इसके अंडर में है, 200 इसके अंडर में है, 100 इसके अंडर में है। तो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटेल आपको देनी पड़ती है और उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर फॉर्म 5 इशू होता है और उसी फॉर्म 5 के थ्रू ये सारे वेंडर इसके थ्रू यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन वाले एक्ट में ये लेबर लाइसेंस लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी में चलता रहता है, यानी कि उसका जो रिन्यूअल है वो 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में होता रहता है। तो इसके हिसाब से ये पूरा एक प्रोसेस है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपका BOCW यानी कि द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में
रजिस्ट्रेशन हुआ है एम्प्लॉयमेंट यानी कि ओनर ने, तो यानी कि ये आपका ओनर है, उसकी डिटेल है, उसका ऑफिस है, कौन सा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर उन्होंने दिया मैक्सिमम वर्कर उनके कितने हैं, 300 हैं। तो सबसे पहले उन्होंने BOCW में रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जब फॉर्म 5 इन्होंने इशू किया होगा किसको, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, और उसकी डिटेल आपको इसमें देखने को मिलेगी जहां पर आपका लेबर लाइसेंस मिलता है। यानी कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट। तो यानी कि उस रजिस्ट्रेशन के रेफरेंस में ये वाली आपकी अलग से परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ पर सेम वही डिटेल आएगी, कौन ओनर है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं और कितने वर्कर एक दिन में मैक्सिमम डिप्यूट हो सकते हैं साइट पे। तो इन्होंने 300 वर्कर दिए हुए हैं। अब यहां पर देख सकते हैं ये जो आपका फॉर्म 5 इशू हुआ है, ये कृष्णा बिल्डर के नाम से इशू हुआ है। उसका एड्रेस, क्या वो काम करेगा, उसके वर्कर कितने हैं और पीरियड कब तक का है। और ये आपकी कुछ बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस की, PF एंड ESI के कंप्लाइंसेस, वो सारी चीजें इस पे एप्लीकेबल होती हैं। इसके बाद में जब ये हमारा रिन्यू हुआ था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जब इन्होंने रिन्यू कराया होगा बाद में। तो रिन्यू वाले केस में आप देख सकते हैं सेम आपका रजिस्ट्रेशन है, और उसमें आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग। टोटल कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने कितने दिखाए हैं, यहाँ पर 7 दिखाए हैं, और नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पर 400 हो गए हैं। और सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटेल देखिए यहाँ पर दी हुई है, उनका एड्रेस और कौन से प्रोजेक्ट पे हैं और कितने कितने हैं वर्कर उनके, और किस पीरियड के लिए उसका एक्सटेंशन कराया गया है। तो इस टाइप से आपकी ये पूरी एक वर्किंग चलती है। और दोस्तों इसी के साथ आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर करने के लिए ये एक्सेल की शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसमें इस शीट का पर्पज क्या है मैं बता देता हूं। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी एम्प्लॉयमेंट या लेबर से रिलेटेड एक्ट हैं, तो उनकी क्या प्रोसीडिंग्स हैं, उनके कौन कौन से फॉर्म हैं, वो सारी डिटेल आपको इस एक्सेल की शीट में मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका अप्रेंटिस एक्ट के सारा प्रोसीजर है, जो हमारा हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट का जो पूरा सबमिशन है, कैसे आपका प्रोसेस चलेगा, फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 25 तक की डिटेल मैंने इसमें दी हुई है। अब यहाँ पर हमने एक डिस्कस किया था फॉर्म 5, तो वो ये वाला फॉर्म है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट बाई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। यानी कि ये जो प्रिंसिपल आपका जो डेवलपर है वो ये प्रोवाइड कराता है, और उसी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस मिलता है। तो उसकी सारी डिटेल आप देख रही हैं। तो ये सारे जो आपके कंप्लाइंसेस हैं लेबर से रिलेटेड हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मस्टर रोल, सर्विस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट कार्ड। तो ये सारी आपकी गाइडलाइंस हैं जो फॉलो होनी चाहिए। जैसे चाइल्ड लेबर के लिए हमारा क्या एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है। ये सारे एक्ट जो हैं आपके सब कुछ इस सीट में कवर है, और इस सीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो हम लोग लेबर सेस जमा करते हैं, तो उसका एक्चुअली में बेनिफिट क्या होता है, कि ये जो पैसा हमारा जमा हो रहा है इस जो लेबर वेलफेयर के लिए 1% सेस, वो यूज कहाँ होता है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसकी जो बहुत ही ज़्यादा जो क्लैरिटी है मुझे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ असम के लेबर वेलफेयर में मिली है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि अगर किसी भी वर्कर का BOCW एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन है, तो वो इतने सारे जो भी ये बेनिफिट्स है वो ले सकता है, वो लाइबल है। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे डेथ बेनिफिट, अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है किसी भी नॉर्मल कंडीशन में और वो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में उसको 50,000 रुपये मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए उसका जो एम्प्लॉयमेंट अगर साइट पर काम करते हुए डेथ होती है, तो जो आपका बोर्ड है वो 3 लाख रुपए तक सैंक्शन करके उसके नॉमिनी या डिपेंडेंट को दे सकता है। इसके बाद में उसका अगर फ्यूनरल होता है तो उसमें 5,000 का असिस्टेंस होगा। इसके बाद में कैश अवार्ड, कैश अवार्ड इन द सेंस है कोई भी लेबर है, मजदूर है, अगर उसके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये रिवार्ड दिया जाता है, 5,000, 4,000, 3,500 रुपए। अगर 75% से अबव उसकी अगर मार्क आए हुए हैं, 65% के ऊपर हैं, तो ये सारी चीजों के बेनिफिट भी हैं। इसके बाद में मैटरनिटी बेनिफिट है। मान लीजिए कोई वोमेन है, अगर मान लीजिए उसको प्रेगनेंसी हुई है, तो उसको 20,000 रुपए उसको मिलते हैं एक प्रेगनेंसी पे, और ये 2 के लिए ये अलाउड होता है। दिस बेनिफिट शैल बी अलाउड ट्वाइस ओनली। इसके बाद में आ जाती है आपकी जनरल पेंशन, जो कि 2,000 रुपए के आसपास है।
इसके बाद में एडवांस फॉर परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इस केस में क्या होता है कि इस बोर्ड ने 5 लाख रुपए तक का सैंक्शन दिया हुआ है, जिसमें 2 लाख रुपए आपको जमीन के लिए और 3 लाख रुपए हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए मिल सकते हैं। लेकिन ये आपको रिफंड करना होगा, ये एक टाइप से लोन है इंटरेस्ट फ्री, तो ये भी आपका इसमें कवर होता है। इसके बाद में डिसेबिलिटी पेंशन, मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और उसको कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में भी उसको कुछ पैसा मिलेगा, जिसकी डिटेल जो मैक्सिमम है वो 3 लाख तक है, लेकिन वो वन टाइम पेमेंट है। इसके बाद में लोन और परचेज फॉर टूल्स, अगर मान लीजिए कोई प्लम्बर है, कोई आपका मिस्त्री है, अगर उसको टूल्स वगैरह लेने हैं तो 20,000 तक का वो एक लोन भी ले सकता है, वो भी इंटरेस्ट फ्री होगा। इसके बाद में एजुकेशन के केस में जाओगे तो उसके लिए भी उसको कुछ बेनिफिट उसके बच्चों को मिलेंगे, मेडिकल असिस्टेंस हो सकता है, तो ये सारे क्या है, ये आपके बेनिफिट हैं। एजुकेशनल असिस्टेंस में मान लीजिए कोई लेबर है, उसका बच्चा जो पढ़ रहा है, तो आपको जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, तो क्लास 1 से लेके 4 तक 1500 रुपए, 5 से 7 तक के लिए 2700 रुपए, 8 से 10 के लिए 4000 रुपए, अगर वो मान लीजिए 12th में है तो उसको 7000 रुपए, ये उसका ईयरली है। पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट के लिए 20,000 रुपए तक का एक अमाउंट सैंक्शन हो सकता है। इसके बाद में मान लीजिए उसके घर में बेटी की शादी है, तो उसको शादी के लिए 25,000 रुपए मिल सकते हैं। अगर उसकी फैमिली को जो पेंशन वगैरह है तो 50% अगर उसकी डेथ हो जाती है तो। इसके बाद में हेल्थ का चेकअप है, और लास्ट में हमारा एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या होगा कि अगर उसकी नॉर्मल डेथ होती है तो उसको 2 लाख रुपए, और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 4 लाख रुपए, ये उसके डिपोनेंट को या नॉमिनी को मिलेंगे। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 37,500, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 75,000 रुपए। तो ये सब सारी आपकी बेनिफिशियल स्कीम है लेबर के लिए। ये उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका रजिस्ट्रेशन बीओसीडब्ल्यू एक्ट में होता है। बीओसीडब्ल्यू एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक पीरियड होता है 3 मंथ्स का, यानी कि कोई भी लेबर अगर एक साइट पर 3 महीने से ज्यादा काम कर चुकी है तो फिर वो बीओसीडब्ल्यू एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी साइट पर कैंप वगैरह कैसे लगते हैं, तो उसको अरेंजमेंट कौन देखता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको लेबर सेस बीओसीडब्ल्यू एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसका प्रोसेस है, वो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।